सो रिसेंटली आईआरएफसी लिमिटेड ने दिए थे एक छोटी सी रिकवरी। उस रिकवरी में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म इन्वेस्टर के मन में बना था कि वापस से कहीं ब्रेकआउट तो नहीं बन जाएगा, कहीं वापस से अपने ऑल टाइम हाइस के पास स्टॉक तो नहीं जाएगा। और पिछले वीडियोस में काफी सारे कमेंट्स भी ऐसे थे जो कि कह रहे थे भैया अब तो यहाँ से बड़ी तेजी आने वाली है, जल्दी एंट्री करो वगैरह वगैरह। और लगभग एक महीने की बात है ये, और उसके बाद में स्टॉक फीका फिर से देखने को मिला ही है। कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पर गेन नहीं कर पा। आखिर इसके पीछे के स्पेसिफिक रीजंस क्या है? अगर आप स्पेसिफिक रीजंस देखोगे तो टोटल 3 रीजंस निकल करके आते हैं। पहला रीजन अगर मैं वेटेज के अकॉर्डिंग बताऊं तो 90% वेटेज आपकी जाती है मार्केट की तरफ, कि भैया मार्केट की मार सबसे ज्यादा रेलवेज को पड़ते देखने को मिली, जिसमें आईआरएफसी लिमिटेड या आरवीएनएल ये दो कंपनी सबसे ज्यादा शामिल देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट जिसपे हम 5% वेटेज लेकर के चलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। और तीसरा पॉइंट अगर हम लेकर के चले तो ये पॉइंट आता है कंपनी के चार्ट्स, जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलते हैं आईआरएफसी लिमिटेड के केस में। रिसेंटली स्टॉक ने कुछ ऐसे ही करा और पिछले एक साल के अंदर स्टॉक 200 ईएमए को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। चिंता मत करो, इन सभी चीजों का भी पूरी तरह से यहाँ पर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपकी पहली अपडेट पर, जो कि कल के दिन कंपनी ने अपलोड करी है। 15 घंटे पहले कंपनी ने अपडेट दी और बताया कि 5 साल के लिए हमने ईसीबी लोन फाइनेंस किया है फ्रॉम जापान, जो कि अमाउंट करता है अराउंड 1.1 बिलियन डॉलर्स पे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई सरकार जो हर साल बजट एलोकेट करती है, इनसे इनका पेट नहीं भरता क्या? हर साल ये जापान चले जाते हैं लोन लेने के लिए, हर दूसरे क्वार्टर में लोन लेने के लिए जापान चले जाते हैं। क्या है भाई, इनको क्या दिक्कत क्या है? सो यस, ये सवाल बिल्कुल सही है और इसके जवाब यहाँ पर कंपनी खुद भी देती है। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है ये कंपनी ने जापान से ली है। एक बार फिर से इरेडा, आईआरएफसी, आरवीएनएल ये कंपनी यूजुअली आपको ये काम करती देखने को मिलती है, लेकिन आखिर जापान ही इन्हें क्यों जाना पड़ता है? जापानीज बैंक से इन्हें लोन क्यों लेना पड़ता है? हमारे पास अपने बैंक भी तो हैं। तो ये है कंपनी का पूरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग। टोटल 50% आउट ऑफ 100% जो कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम बजट या पर डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम फाइनेंसेस आता है, उसका 50% कंपनी डोमेस्टिक बॉन्ड से उठाती है। 50% डोमेस्टिक बॉन्ड से कंपनी यहां पर उठाती है अपनी बैलेंस फंडिंग के लिए। 20 से 25% बैंक लोन्स आते हैं और उसके बाद जो बचता है 25 से 30% वो कंपनी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से उठाती है। अब ये सब चीजें कंपनी को करने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? इन सब चीजों के पीछे का रीजन है कि एक ही लोकल मार्केट पर या पर एक ही सोर्स पर रिलायबिलिटी काफी कम हो जाती है, जो कि जरूरी भी है फाइनेंसेस के लिए और उनको वापस से रीपे करने के लिए भी। अब जापान के पास जाने के पीछे का रीजन ये है कि जापान के इंटरेस्ट रेट्स या पर एक चीपर कैपिटल पर जापान प्रोवाइड करता है लोन्स। इसी वजह से आईआरएफसी या रेलवे कंपनीज या पर इरेडा जैसी कंपनीज जापान की तरफ जाना ज्यादा पसंद करती है। अब जो फंडिंग ज्यादातर चलती है रेलवेज की या फिर आईआरएफसी की अगर हम बात करें, तो आईआरएफसी के सिचुएशन में आईआरएफसी क्या करता है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन के लिए ये फाइनेंसिंग कर रहा है फ्रॉम जापान, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहां से लो इंटरेस्ट फंडिंग कंपनी को मिल जाती है। फंडिंग न्यू एक्सपेंशन, जो भी नए एक्सपेंशन होते हैं उनको भी फंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बजट से जो एलोकेशन आता है वहां से कंपनी अपने फोकस करती है कोर ऑपरेशंस पर, यानी कि जो कंपनी का एक पुराना ऑपरेशंस है, आप कह सकते हो एक तरह से कंपनी का विंटेज बिजनेस, जहां पर कंपनी एक्चुअल में काम करती है फ्रॉम वेरी पास्ट। उसी बिजनेस को रन करने के लिए बजट जो एलोकेट किया जाता है वो अमाउंट कंपनी गवर्नमेंट से ले लेती है। बाकी जो भी नया एक्सपेंशन है उसके लिए कंपनी को फंडिंग की जरूरत पड़ती है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज या पर फ्रॉम फॉरेन। फंडिंग न्यू एक्सपेंशन आपका हो गया। ऑप्टिमल हेजिंग कॉस्ट, ये भी कंपनी को कम पड़ती है वाया एक्सटर्नल बोरिंग्स। तो ये कुछ रीजंस है कि क्यों आईआरएफसी लिमिटेड या फिर इरेडा जैसी कंपनीज को बाहर बोरिंग्स के लिए जाना पड़ता है। टेक्निकली एमएफआई 58.7 पर है एंड आरएससी 41.7 पर है आईआरएफसी लिमिटेड का। अब आपके सामने हो गया 3 सवाल जो हमने शुरुआत करी थी कि आखिर क्यों आईआरएफसी में तेजी देखने को नहीं मिलती या रेलवेज में। तो पहला रीजन क्या था, मार्केट की मार। तो यस, ये आपका रीजन अभी भी रहेगा। इसके अलावा आपके पास आता है कंपनी के फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल के लिए वैसे मेरे चैनल पर वीडियो पूरा अवेलेबल है, आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन वगैरह सबका। पर्सनली हम छोटा सा एक ग्लिम्स यहाँ पर ले लेते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर कंपनी के काफी फीके गए। फॉर एग्जांपल सितंबर एंड दिसंबर आपके सामने है, कंपनी वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रही थी, रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव आ रहा था एनुअल बेसिस पर। मार्च का क्वार्टर कंपनी ने बहुत बढ़िया दिया और कहीं ना कहीं आईआरएफसी लिमिटेड में जो गिरावट बनी मार्च के क्वार्टर से पहले
वो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर स्टेबल होता देखने को मिला ऑन चार्ट पैटर्न। एक बार यहां पर देखो, जो भी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली मार्च के टाइम पीरियड के अंदर, स्टॉक कहीं ना कहीं यहां पर स्टेबल है फ्रॉम 88 टुवर्ड्स 108 एंड नाउ 98 के आसपास। स्टेबिलिटी काफी अच्छी क्रिएट करी है अपने डिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में। लेकिन उसके पहले जब कंपनी ने बड़े बड़े ब्रेकआउट्स दिए, रेलवेज के, आईआरएफसी, आरवीएनएल, इन कंपनीज में आकर, तब क्या था? क्या बुल रन मार्केट का था भैया? बिल्कुल मार्केट का बुल रन। दूसरा रीजन, तब उस समय इन कंपनीज के जो फाइनेंशियल्स थे वो काफी अच्छे ग्रोथ पर काम कर रहे थे। जैसे आईआरएफसी लिमिटेड का 4%, 18%, 16%, 8% का ग्रोथ उस समय कंपनी दे रही थी, तब आपको बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिले रेलवेज के अंदर। लेकिन उसके बाद में, फॉर एग्जांपल मार्च 24 के बाद से ही कंपनी का जो ग्रोथ है वो उसके बाद से लगातार पूरे एक साल से ज्यादा 4% तक भी मैनेज नहीं कर पाया। 1%, 2%, 0.40, 3%, 2%, -7% और फिर -1%, और अभी जाकर के कंपनी स्टेबल हुई है अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर। यानी एक बुल रन और दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल, ये दो रीजन आपके सामने यहां पर पक्के हो जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है चार्ट पैटर्न। ऑलराइट, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एक साल का चार्ट है लगभग जियो आपके आईआरएफसी लिमिटेड का। यहां आपको ये ब्लैक लाइन नजर आएगी, ये है 200 ईएमए। लगभग एक साल में 200 ईएमए स्टॉक एक बार भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सस्टेन ही नहीं कर पाता 200 ईएमए के ऊपर। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ऑन चार्ट। तीसरा पॉइंट है आपका कि क्यों आपको आईआरएफसी में तेजी नजर नहीं आ रही। सो एक रीजन आपका ये आ जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए मुझको भैया 200 ईएमए के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए, जो यहां आपको नहीं मिली थी। यहां पर जून पिछले साल में आपको नहीं मिली थी, ठीक है, 2 बार नहीं मिली है। अब अगर हम इसके छोटे वाले चार्ट पर आओ तो मुझे यहां पर नजर आएगा कि स्टॉक में जो फॉल बना था उसके बाद में जो रिकवरी आई है, जहां पर 108 ये आपको एक प्राइस देखने को मिलता है, 103 ये एक प्राइस देखने को मिलता है, 95 ये एक प्राइस दिखता है, और 87 के आसपास। ये 4 ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआरएफसी लिमिटेड में। अब रिसेंटली स्टॉक ने क्या किया है, अपने डाउनवर्ड पैटर्न को पूरी तरह से ब्रेकआउट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। उसके बाद में फिर से एक ड्रॉप बना दिया, बट इस ड्रॉप के अंदर आपको एक चीज नजर आएगी कि जो लगातार आपके लोअर लोज क्रिएट हो रहे थे आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर, लगातार लोअर लोज जो बन रहे थे वो कहीं ना कहीं अब जाकर के स्टेबलाइज हुए हैं। अब जाकर के यहां पर स्टेबिलिटी बनी है, क्योंकि 87 से उठ करके 95 के पास स्टॉक ने अपना बेस जो है उसको कन्वर्ट किया है। बढ़ते हुए बेसिस ही आपको एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि इस समय 95 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है, मेरे लिए अच्छे चांसेस है कि यहां पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की, जहां पर मिड रिजेक्शन 103 पर आता है, क्रूशियल रिजेक्शन 108 पर आता है। डेफिनेटली इतना ही, इससे ज्यादा अभी नहीं, क्योंकि मुझको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए ये जो ब्लैक लाइन मेरी यहां पर है 200 ईएमए की, इसके ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए अगर मैं लॉन्ग टर्म की यहां पर बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर इस पर रिजेक्शन लेकर के वापस ड्रॉप करेगा, दैट मींस कि मैं तब तक बुलिश नहीं हूं, और तब तक अगर मेरी हायर लेवल्स पर बाइंग है, एंट्रीज है, और मैं तब तक एवरेज भी उनको नहीं कर सकता। ऑल्दो अगर आपको एवरेज करके एग्जिट करना है उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप एवरेज करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, आई बिलीव कि आपका 200 ईएमए 113 पर है, एक बार ये ब्रेकआउट करता है तभी आपके पास ये वाली पॉलिसी का होना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। सो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए अच्छी चीजें यही रहेंगी कि 87 से उड़ करके जो हमारा बेस 95 पर आया है, ये वापस से उठ करके 103 पर जाए, एंड 108 पर आकर के जो मेरा डबल टॉप बनता है उसके बाद में स्टेबिलिटी क्रिएट करके 113 पर आए, तब मैं एवरेजेस यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की सोच सकता हूं। अदरवाइज कोई भी गिरावट बिलो 95 मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि भैया वापस से मैं यहां पर कहीं ना कहीं डाउनवर्ड में जा रहा हूं, और वहां पर खतरा बन जाएगा 87 के ब्रेक डाउन होने का। ये था आज के आईआरएफसी लिमिटेड का वीडियो। टोटल 3 पॉइंट्स के बारे में हमने यहां पर बात करी। पहला मार्केट, दूसरा हमने बात करा फाइनेंशियल, और तीसरा आपका चार्ट पैटर्न, जिनकी वजह से आईआरएफसी लिमिटेड पिछले 1-1.25 साल के अंदर बहुत ज्यादा वीक देखने को मिला है। होप कुछ नया जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।